नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 20 सितंबर और आज हम बात करेंगे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण आप लोगों क्लासेस मॉर्निंग में सेशन चल ही रहा है। बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आ रही है, बहुत सारी चीजें क्वेश्चन आते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो नए हैं और बिहार पीसीएस बिहार प्रीलिम्स की जो है 67 बीपीएससी का जो री एग्जाम है उसका एडमिट कार्ड भी आ चुका है। ऑल द बेस्ट सभी को जो तैयारी लगातार युक्ति आईएएस के साथ बने हुए हों सारे स्टूडेंट। 30 तारीख को आपका पेपर है, एक महासंग्राम है 30 तारीख को। इसको अच्छे से करिए, समय कम है और तैयारी को एकदम 10 दिन एकदम पॉजिटिव रहिए। आप लोग इधर उधर की बातों को अपना दिमाग हटाइए और सीधे पढ़ाई पे ध्यान, कि होना वही होगा जो रहेगा। 30 सितंबर को है पेपर आपका और प्रीलिम्स की परीक्षा है और मुझे उम्मीद है कि अच्छा खासा इस पे रणनीति बनाइए आप लोग। कौन सा अच्छा, मेरा मानना है कि प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चंस पेपर है अभी तक क्वेश्चन पूछे गए, लास्ट टाइम में यही काम कीजिए कि प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन को आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रिपीट होता है। कंफर्म है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रिपीट होता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में खास करके आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो साइंस की, तो अगर 20 क्वेश्चन पूछ रहा है ना, 20-25 क्वेश्चन, तो कम से कम मान के चलो 15-16 क्वेश्चन तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर इतिहास की बात की जाए तो 40 क्वेश्चन के आसपास इतिहास के 40 क्वेश्चंस हैं और ये 40 क्वेश्चन जो इतिहास के आधुनिक भारत का चूंकि इतिहास जो उससे सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ज्यादा मेहनत नहीं करना उसमें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पढ़ लीजिए, बंगाल विभाजन पढ़ लीजिए, चंपारण आंदोलन पढ़ लीजिए, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जलियांवाला हत्याकांड, बेलगाम कर्नाटक 1924, दांडी मार्च, तीनों गोलमेज सम्मेलन, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, माउंट बेटन योजना, वेवेल योजना। बस इतना पढ़ लूंगे ना बेटा, 100% क्वेश्चन यहीं से घुमा फिरा के आने हैं। ये अपने अनुभव से मैं बता रहा हूँ, एकदम कम समय में जितना टॉपिक अभी मैंने हिस्ट्री का बोल दिया। और लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी के पास क्वेश्चन आते हैं, जैसे लोक नायक किसे कहते हैं, लोकमान्य किसे कहते हैं। क्वेश्चन यूपीएससी सॉरी बिहार पीसीएस पूछा है 56वीं बीपीएससी में। लोक नायक जयप्रकाश नारायण और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ये क्वेश्चन तक पूछा हुआ है, रिपीटेड कई बार हो चुके हैं क्वेश्चन। इवन गांधी जी को चंपारण से हमेशा क्वेश्चन आता है, बाबू कुंवर सिंह से क्वेश्चन हमेशा आता है, जगदीशपुर आरा से क्वेश्चन हमेशा आता है, चंपारण राजकुमार शुक्ल से क्वेश्चन हमेशा आता है, राजेंद्र प्रसाद से क्वेश्चन हमेशा आता है, राहुल शंकर सॉरी जो है अपने क्या नाम है उनका, विनोबा भावे से क्वेश्चन हमेशा आता है। तो ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको नाम लिया है ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं। अगर एंशिएंट में देखेंगे तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, इसके साथ साथ कुमारगुप्त, बिहार नालंदा विश्वविद्यालय, ये सारे क्वेश्चन ये एंशिएंट में पूछे जाते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी, द्वितीय कब हुई थी, तृतीय कब हुई थी, चतुर्थ कब हुई थी, बौद्ध गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, किस सन में हुआ था, महापरिनिर्वाण क्या हुआ था, उनके पिता का नाम क्या था। ये घुमा फिरा के क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, हमेशा पूछा पूछेगा। ठीक है, मध्यकालीन में बलबन से क्वेश्चन आ जाएगा, मोहम्मद में तुगलक से क्वेश्चन आ जाएगा, थोड़ा सा वेटेज कम होता है इन दोनों के कंपेयर में। चलिए हम थोड़ा इस पे डिस्कशन, तो खैर बिहार पीसीएस के लिए मैंने एक बता दिया, एक रफ आइडिया दे दिया। पॉलिटी में 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 क्वेश्चन में 10 कर सकते हैं, सभी बच्चे करते भी हैं, 8-9 तो एवरेज करता ही है लड़का। 10 मैथ के क्वेश्चन आते हैं, वो भी 10 जो मैथ के क्वेश्चन आते हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। 10 मैथ के 10 में 10 कर सकते हैं आप। प्रैक्टिस है तो कर सकते हैं, परसेंटेज से क्वेश्चन होता है। 2-3 क्वेश्चन रीजनिंग से होते हैं, क्वेश्चन कैलेंडर के क्वेश्चन है, डायरेक्शन के क्वेश्चन आते हैं। कैलेंडर का और डायरेक्शन मतलब होता है दिशा का, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इसी में घुमाता फिर एंगल बनाएगा वो। ये सब कर लीजिएगा और बिहार स्पेशल पढ़ लीजिएगा। और करंट अफेयर तो देखिए जो युक्ति आईएएस ने आज तक आपको दिया है उसको पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग हल्के में लेते हैं और इसी प्लेटफॉर्म से बिना इतना ज्यादा तामझाम किए हुए युक्ति आईएएस ने वो कर दिखाया है कि यहाँ से बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। आप प्रीवियस वीडियो जाके देख लीजिएगा, आप लोग रिकॉर्डिंग वीडियो बता रहा हूँ। एक लड़की डीएसपी सेलेक्ट हुई है इसी बार 66 में, एक रविशंकर पटेल अभी सिलेक्ट हुए हैं।
ये भी यहीं से फैकल्टी भी थे और प्लस संगत में भी थे वो भी क्लासेज की गाइडेंस दिया गया था, ARDO सेलेक्ट हुए हैं। तो युक्ति आई इस प्लेटफॉर्म दे रहा है आप लोग को बस ये चाहिए कि देखिए यहाँ पे एक एक बच्चे को पर्सनल तरीके से गाइड किया जाता है। पर्सनल तरीके से गाइड का मतलब ये है कि बच्चा कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट है दिल्ली में जो बच्चों को ये कहता है कि भैया फोन कीजिए। कहने के लिए तो मेंटरशिप योजना बहुत सारी कोचिंगें चलाती हैं। मेंटरशिप का मतलब क्या होता है? एक मेंटरशिप अलग से रखा जाए आपके लिए। यहाँ तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम मेंटरशिप कर रहे हैं। 1 रुपये नहीं आपसे लिया जाता है इसके लिए। कोई चार्जेस नहीं है। बच्चा रात को 10 बजे तक मैसेज कर देता है, सर मुझे बताइए कौन सी किताबें पढूं, कौन सा क्या पढूं। तो युक्ति आईएएस प्लेटफॉर्म हमेशा प्रूव करके दिखाया है बिना ताम झाम के। बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट बड़े बड़े फीस लेते हैं और कभी टीचर से आप लोगों की मुलाकात नहीं हो पाएगी। और रिसेप्शन में बैठने वाला थोड़े बता पाएगा कि यार इकोनॉमी में पढ़ो, उसमें के पास अनुभव है, वो चीजें बता पाएगा। युक्त आईएएस हमेशा आपके साथ रहा है। और जैसे 66 में था, 67 की एक महालड़ाई है। मार्च अप्रैल मई जून के अगले जून तक तो खैर ज्वाइनिंग हो जाएगी, रिजल्ट आ जाएगा और पता नहीं कौन सरताज बनेगा इस जो ग्रुप में है। तो चलिए हम अपने शब्दों को फिर यहीं पे समाप्त करते हैं। बिहार पीसीएस के रिगार्डिंग ये सब चीजें थी। बात करते हैं थोड़ा करंट अफेयर के बारे में। मुद्दा तो करंट अफेयर का ही है। तो सबसे पहले मैं अपने इंक को बदल लेता हूँ। काफी महत्वपूर्ण रहेगा इंक बदलना। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, दोनों माध्यम में टेस्ट है। लगातार बच्चे परचेज भी कर रहे हैं टेस्ट। जो सिंसियर बच्चे हैं, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण से लगा, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, वनडे एग्जाम, सारे टेस्ट सीरीज हैं, आप देख सकते हैं। ये दिए गए नंबर पे भी आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ लूसेंट का बूस्टर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। 199 का लूसेंट बूस्टर है। एमसीक्यू फॉर्म में है लूसेंट बूस्टर, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए है, हिंदी मीडियम में है। और देखिए दैनिक जागरण का अगर किसी को पीडीएफ 1 साल का चाहिए, पीटी मेंस इंटरव्यू ओरिएंटेड जो चाहिए, दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण का 199 इसका प्राइस है। और की पॉइंट जितने पीडीएफ में जो इतने मेन मेन जो अमर सर पढ़ाते हैं उसका सारा की पॉइंट जो है ना पीडीएफ के फॉर्म में, जिसको चाहिए वो ले सकता है। ये फाइनल स्ट्राइक है, 1 ईयर प्रोग्राम है। यूपीएससी पीसीएस के 10,000 क्वेश्चंस के हैं। जिसको भैया लेना है तो यहाँ पे भी अपना सब्सक्रिप्शन ले सकता है। और अपने मेन देखो, मेरा मानना है कि अगर तैयारी के साथ साथ पेपर देते रहिए। आप लोग पेपर के साथ मजाक मत कीजिए। आप बैठे रहिए, अपने मोबाइल खोलिए और पेपर देते रहिए। एक एक चीज सीखने को मिलेगा। जीवन में जो जितना पेपर देगा उतना ही सीखेगा, ठीक है। तो चलिए ये अब सबसे पहले हम टॉपिक पे बात कर लेते हैं। आज के दो महत्वपूर्ण टॉपिक है। दोनों महत्वपूर्ण टॉपिक, एक तो पहला यही है कि प्रथम जो एससीओ का जो सम्मेलन अभी हुआ है रिसेंटली, मैं इंक चेंज कर दे रहा हूँ। प्रथम एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी हुआ है वाराणसी में। अभी बताऊंगा इसके बारे में, एससीओ के बारे में बताऊंगा, जिक्र करूंगा। और दूसरा है इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट है 2022 का, इसके बारे में भी हम जिक्र। तो सबसे पहले हम चलते बात करते हैं एससीओ के बारे में। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जिक्र करते हैं कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है। एस से संघाई, सी से कॉरपोरेशन, ओ से ऑर्गेनाइजेशन। प्रथम एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी अभी वाराणसी को घोषित कर दिया गया है। अभी हम जिक्र करेंगे वाराणसी, चूंकि बनारस जिसे कहते हैं हम, संसदीय क्षेत्र है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का बनारस, ठीक है। तो प्रथम एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है वाराणसी को। अब हम बात करते हैं कि बेसिकली क्या है, उसके बाद हम बात करेंगे एससीओ क्या है। तो वाराणसी के मंदिर शहर को, सबसे पहली बात तो यह कि वाराणसी चूंकि मंदिर ही मंदिर है, तो वाराणसी के मंदिर शहर को एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान, जो एससीओ का शिखर सम्मेलन है, एससीओ जो है संघाई, ठीक है, सहयोग ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान प्रथम एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया। किसको किया गया है? बनारस को, वाराणसी को किया गया है। तो वाराणसी के मंदिर शहर को एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान, अभी हाल ही में एससीओ का शिखर सम्मेलन हुआ है समरकंद में, बताऊंगा अभी, प्रथम एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में से नामित किया गया है बनारस को। पहला क्वेश्चन तो यही पूछेगा आपसे। इसके साथ ही साथ और क्या हुआ है थोड़ा जान लीजिएगा। उज्बेकिस्तान के समरकंद में, सबसे पहली बात तो यह है कि जानिए कि वर्तमान में एससीओ के टोटल 8 देश, इस समय 8 सदस्य हैं। पाकिस्तान और भारत जो है, जो हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान, तो 2017 में दोनों इसके सदस्य बने हैं, बताऊंगा अभी आपको। उज्बेकिस्तान के समरकंद में कहां पर, पहले तो यह नाम जान लीजिए कि उज्बेकिस्तान एक देश है
एससीओ का सदस्य देश है। समरकंद में आयोजित संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 22वीं बैठक के दौरान, कितने नंबर की बैठक है? 22वीं। कहां पर आयोजित हुई थी? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान के कहां पर? समरकंद में। कौन सी नंबर की बैठक है? 22वीं बैठक है। के दौरान वित्तीय वर्ष 2022-23 की अवधि के लिए प्रथम एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है। देखिए, ये 22-23 का जो वित्तीय वर्ष है, उस अवधि के दौरान प्रथम एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है वाराणसी को। तो ये क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है कि भारत में किया गया था कि भारत के बाहर? भारत के बाहर उज्बेकिस्तान में किया गया था। कौन सा वित्तीय वर्ष था? 22 और 23 का वित्तीय वर्ष था। कौन सा नंबर का बैठक था? 22वीं बैठक था। इस पहल का उद्देश्य क्या है? बेसिकली क्यों ऐसा किया गया है? कोई तो उद्देश्य होगा ना। इस पहल का जो उद्देश्य है, एससीओ सदस्यों के बीच, जो एससीओ के सदस्य हैं, इस समय वर्तमान में टोटल 8 सदस्य हैं, तो एससीओ सदस्यों के बीच संस्कृति को बढ़ाना और पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना है। आज कोई भी देश आप देख रहे हैं कि हर ग्रुप गुट बनता है, ब्रिक्स बन रहा है, एससीओ है, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे ऐसे ग्रुप है, तो एक दूसरे के सहयोग के साथ आगे बढ़ने पे भरोसा करते हैं। ठीक है। और यही पहल एसईओ भी करता है कि जो भी हमारा संस्कृति है और उसके पर्यटन के क्षेत्र में हम सहयोग को बढ़ावें, हम आपसी साहचर्य के जो हमारा रिलेशन है उसको और बिल्डअप करें और मजबूत करें। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और जिक्र करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, यह भारत और, एकदम सिंपल है, यह भारत और अन्य एससीओ सदस्य देशों के बीच, भारत मतलब इंडिया और साथ अलग से और है, पर्यटन संस्कृति और मानवीय आदान प्रदान को बढ़ावा देगा। ये पूछिए अगर कि वाली एससीओ का ये करने का क्या उद्देश्य था? उद्देश्य यही है कि एससीओ जो सदस्य है, चूंकि भारत और अन्य एससीओ सदस्य के बीच पर्यटन के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में और मानवीय आदान प्रदान को यह बढ़ावा देगा। इस रूपरेखा के तहत वर्ष 2022-23 में वाराणसी में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। अभी होने वाला है 22-23 में ऐसा किया जाएगा। एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामांकन के लिए नियमों को वर्ष 2021 में दुशांबे एससीओ शिखर सम्मेलन में अपनाया गया था। यानी कि जो पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी की जो हम जिक्र कर रहे हैं, उनके नामांकन के लिए नियमों को वर्ष 2021 में दुशांबे एससीओ शिखर सम्मेलन में अपनाया गया था। यह एससीओ सदस्यों विशेष रूप से मध्य एशिया के लोगों के साथ भारत के प्राचीन सभ्यगत संबंधों पर भी प्रकाश डालता है। तो मैं अभी जिक्र किया हूं कि जो भी एससीओ के सदस्य देश है, वर्तमान में एससीओ के देखिए 8 सदस्य देश है। 1 मिनट वेट कर लीजिए प्लीज, आप लोग 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट। तो वर्तमान में एससीओ के जो सदस्य देश है, और खास करके मध्य एशिया के लोगों के साथ, सेंट्रल एशिया के लोगों के साथ भारत के प्राचीन जो सभ्यगत संबंध है, उस संबंधों पर भी ये प्रकाश डालता है। जरूर ये चीजों को याद रखिए, मजबूत रिलेशन रहता है तो ही आगे बढ़ता है। और सारे देश चाह रहे हैं कि भाई मजबूत को, रिलेशन को मजबूत किया जाए, रिलेशन को बिल्डअप किया जाए, मजबूत किया जाए। अब हम बात करते हैं एससीओ के बारे में कि बेसिकली एससीओ क्या है। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन सहयोग संगठन क्या है? संघाई, भैया देखो, संघाई जो है बेसिकली सहयोग संगठन एससीओ वर्ष 2001 में स्थापित एक राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा गठबंधन है। क्या है? एक राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा गठबंधन है। और इसीलिए मैंने कहा कि 22वीं बैठक है। कौन सी बैठक है बेटा? क्योंकि 2001 में स्थापित हुआ था, तो ये 22वीं बैठक हुई थी। इसका जो मुख्यालय है ना, वो चीन की राजधानी बीजिंग में है। देख लीजिए यहाँ पर बीजिंग में है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इसके साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण देश है, जो इसके सदस्य देश है, थोड़ा देख लीजिए कौन कौन है। ये पेपरों में अक्सर पूछता है। चीन है, भारत भी इसका सदस्य है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान इसके सदस्य हैं। और अभी मैंने कहा कि उज्बेकिस्तान के समरकंद में अभी बैठक हुई थी। भारत और पाकिस्तान वर्ष 2017 में इसके सदस्य बने हैं। इसकी स्थापना तो देखिए 2001 में हुई, लेकिन भारत और पाकिस्तान 2017 में इसके सदस्य देश बने हैं। वर्तमान में इसके टोटल 8 सदस्य देश हैं, भारत और पाकिस्तान को लेकर। 2017 के पहले सिर्फ 6 ही थे, और भारत और पाकिस्तान 2017 में एससीओ के सदस्य बने हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितना भी इसमें मैंने एक एक डेटा जो दिया है, काफी महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये
प्रीलिम्स की परीक्षा में क्वेश्चन पूछे, आपके मेंस में पूछे, आपके इंटरव्यू में पूछे, तो ये बताने लायक आप रह सकते हैं कि सर देखिए ऐसा हमारे सर ने बताया है कि एससीओ क्या है, एससीओ में कौन सदस्य है, कितने देश है, क्या आखिर बिल्डअप करने की बात की जा रही है एससीओ में, किस मध्य एशिया के जो प्राचीन सभ्यता को बढ़ाने की बात की जा रही है, संबंधों को मजबूत करने की बात की जा रही है। 22वीं बैठक किया गया है, वाराणसी को चुना गया है प्रथम शहर ऐसा है सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में। तो ये चीजें जरूर आप पढ़ के जाइएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है एससीओ। ठीक है, 2017 में भारत और पाकिस्तान इसके सदस्य बने, इसके पहले नहीं थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है, अगला टॉपिक ही यही है कि इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट 2022 ऑस्कैम इंडिया ने जारी की, ऑस्कैम जो है जारी की इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट 2022। मैं बार बार कहता हूं कि अमीर अमीर होते जा रहा है और गरीब गरीब होते जा रहा है, और अमीर और गरीब की खाई जो है लगातार बढ़ती जा रही है। तो मैं कह रहा हूं कि इंडिया की जो टॉप 10 रिचेस्ट मैनों का लिस्ट है वो जरूर आप लोग देखिएगा, आप लोगों को पता चलेगा। अभी मैं एक यही क्वेश्चन उठा के पूछ दिया था एक बार यूपीएससी ने कि आस्कैम क्या है, आस्कैम इंडिया क्या है। ये एक गैर लाभकारी संस्था है, गैर लाभकारी संस्था। ऑक्सफैम इंडिया ने इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट 2022 जारी किया है। यही पूछ सकता है कि इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, ऑक्सफैम इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है, जो कि एक गैर लाभकारी संस्था है, नॉन एनजीओ है, एक गैर लाभकारी संस्था है। ऑक्सफैम इंडिया ने इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट 2022 जारी किया है। तो रिपोर्ट से क्वेश्चन जरूर आता है कि परीक्षा में, तो और पढ़ लेते हैं इस पर। रिपोर्ट में बेसिकली खास क्या है, जो डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई है, इसके साथ ही साथ भारत में महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी दर दर जो है 2021 में मात्र 25% है। देख लीजिए महिलाओं की स्थिति, आजादी के 75 साल हो गए, आज हम समानता की बात करते हैं, और आज ये समानता की जो बात हम कर रहे हैं उसमें महिलाओं की श्रम शक्ति की भागीदारी दर 2021 में मात्र 25% है। इसके साथ ही साथ भारत में पुरुषों और महिलाओं के बीच में, भारत में पुरुषों और महिलाओं के बीच 98% रोजगार अंतर के पीछे लिंग भेदभाव मुख्य कारण है। देख लीजिए, महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो अछूता हो महिलाओं से। एक महिला ही पूरा परिवार की जिम्मेदारी भी संभालती है, क्योंकि अगर वो पढ़ी लिखी है, वो संघर्षशील है, वो परिवार को अच्छे से चला सकती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, गांधी जी का कथन है। तो भारत में पुरुषों और महिलाओं के बीच 98% का जो रोजगार का अंतर है, कहीं ना कहीं ये जो लिंग भेदभाव मुख्य कारण इसका रहा है। शिक्षा और कार्य अनुभव की कमी महिलाओं के लिए कम वेतन में योगदान दे रही है, सभी जानते हैं इस बात को। ये ऐसा कोई होगा नहीं जो इन चीजों को नहीं जानता है कि आज भी जो महिलाओं को कम वेतन क्यों दिया जा रहा है, शिक्षा और कार्य अनुभव की कमी। एक पुरुष की औसत आमदनी एक महिला की तुलना में 2.5 गुना है। देख लीजिए, यहाँ महिला 10,000 कमा रही है, वहीं पुरुष जो है 25,000 रुपये महीने कमा रहा है। आखिर इसका कारण क्या है, काम तो दोनों सेम कर रहे हैं। यही सब रिपोर्ट में बताया गया, और भी देख लीजिए इस रिपोर्ट की खास क्या है। ये ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स में आपको पूछ देगा तो चलो ठीक है, लेकिन ये जो मेंस जब आप लिखेंगे और जब महिलाओं की स्थिति, सोशल इशू में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एथिक्स में जब क्वेश्चन से कोई डेटा की जरूरत होगी, तो ये चीजें आपको वहां पे काम आएंगी, निबंध में काम आएगा। एक दशक की अगर हम बात करें तो एक दशक में भारतीय श्रम बाजार में भेदभाव में गिरावट आई है, फिर भी आज लिंग असमानता बनी हुई है, इनइक्वालिटी बनी हुई है। महिलाओं की शैक्षणिक योग्यता का उनके रोजगार की स्थिति पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 19-20 में 15 वर्ष उससे अधिक आयु के सभी पुरुषों में से 60% के पास नियमित वेतन भोगी रोजगार रोजगार की नौकरी है। इस अवधि के दौरान उस आयु वर्ग की मात्र 19% महिलाओं के पास नौकरी थी। ये डेटा देख लीजिएगा आप लोग। इसके साथ ही साथ ये भी जानिए कि बड़ी संख्या में महिलाएं खास करके पारंपरिक जिम्मेदारियों और सामाजिक मानदंडों के अनुरूप होने की आवश्यकताओं के कारण कार्यबल में शामिल होने की इच्छुक नहीं है, सभी जानते हैं। लिंग आधारित वेतन अंतराल के अलावा रिपोर्ट 2022 में जातियों के बीच आय में अंतर भी पाया गया है। शहरी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के नियमित नियोजित व्यक्तियों की औसत आयु 15,312 थी, और यह समान श्रेणी से संबंधित लोगों द्वारा अर्जित 20,346 रुपए से कम है, अर्थात समान वर्ग की आय एससी एसटी समुदाय की तुलना में 33% अधिक है। देख लीजिए, तो लोग कहते हैं ना रिजर्वेशन रिजर्वेशन, देख लीजिए सामान्य की जो है एससी एसटी से 33% आय में अधिक है।
चलिए और आगे बढ़ते हैं। ऑक्सफैम की रिपोर्ट क्या है, ऑक्सफैम क्या है, ये सब जान लीजिए। ऑक्सफैम बेसिकली वर्ष 1942 में स्थापित ऑक्सफैम इंटरनेशनल के नेतृत्व में वैश्विक गरीबी के उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित करने वाले 21 स्वतंत्र धर्मार्थ संगठनों का एक ब्रिटिश स्थापित परिसंघ है। 1942 क्विक इंडिया मूवमेंट जब था, क्विक इंडिया मूवमेंट जब चला था, ऑक्सफैम ने विभिन्न वैश्विक संकटों के दौरान राहत सेवाएं प्रदान की हैं, जैसे इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के जब चला था, उत्तरी कोरिया अकाल के समय, 2011 की पूर्वी अफ्रीका सूखा के समय, 2012 के साहेल सूखा के समय, नेपाल भूकंप के समय और यमन संकट के समय आदि शामिल है। ऑक्सफैम ने विभिन्न संगठनों के दौरान राहत सेवाएं भी प्रदान की। ये सभी चीजें आप दे सकते हैं। ऑक्सफैम क्या है? एक गैर लाभकारी संगठन है, एनजीओ है। 1942 में स्थापना हुआ था। ऑक्सफैम इंटरनेशनल के नेतृत्व में वैश्विक गरीबी के उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित करने वाले जो 21 स्वतंत्र धर्मार्थ संगठनों का एक ब्रिटिश स्थापित परिसंघ है। बेटा इसको जरूर पढ़िएगा अच्छे से। और आज के लिए बस इतना ही। एक एसजीओ और एक ऑक्सफैम जो डिस्क्रिमिनेशन की जो रिपोर्ट आई है 2022 की, कि सामान्य श्रेणी की जो आय है वो कहीं ना कहीं एससी एसटी की आय से, अगर मैं शहरों की बात कर रहा हूँ, तो 33% अधिक है। वो 20,000 के लमसम पा रहे हैं, ये 15,000 पा रहा है। तो इन चीजों में कहीं ना कहीं 20,000 समथिंग, मतलब 33%, 20,600 समथिंग है। तो ये रिपोर्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है और इन चीजों को जरूर देखिएगा, ये निबंध में काम आएगा। आपके सोशल इशू में भी क्वेश्चंस आ सकते। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का क्लास समाप्त करता हूँ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, और जो भी प्लान सब्सक्रिप्शन से संबंधित कोई भी समस्या हो तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने मित्रों को बताइए। टेलीग्राम का चैनल है, इसको स्कैन करके टेलीग्राम से जुड़ना है, स्कैन कर सकता है। और यूट्यूब लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।